आप सुन रहे हैं नॉवल उम्मुल यकीन, राइटर सुमेरा हमीद। 20 दिन बाद उसने दुनिया भर के डॉक्टर्स का कहा कबूल कर लिया था। अपनी रिपोर्ट्स, अपना कैंसर और मुख्तसिर हो चुकी अपनी जिंदगी। वो सदमे की कैफियत से निकल आई थी। उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी इतनी ही थी, बस ये सब ऐसे ही होना था। वो अपनी माँ के पास आई और उनके गले में बाहें हमायल कर दी। मैं अपनी मर्जी से वक्त गुजारना चाहती हूँ, मुझे जाने दें। तुम जहां भी जाओगी हम तुम्हारे साथ जाएंगे, बस इसके अलावा और कोई डील नहीं होगी। पापा उसकी बीमारी के बाद से साय की तरह उसके साथ साथ रहते थे। वो एक भी दिन ऑफिस नहीं गए थे। उनका $1 मिलियन का कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो उनकी सांस के साथ चलता था, अब अकेले ही हिचकियां ले रहा था। मुझे मरीजों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें प्लीज। मुझे नॉर्मल लाइफ गुजारने दें। मैं आपको अपना साया नहीं बनाना चाहती। पापा ने मामा की तरफ देखा। कितना मुश्किल था उसे ये समझाना कि उससे ज्यादा तकलीफ में तो वो खुद हैं। अब वो कहाँ घूम फिर कर अपनी तकलीफ दफा करें, कैसे चिल करें। वो चली जाएगी तो क्या वो सुखी रहेंगे? क्या वो भी उसकी तरह उसके साथ ही नहीं मर जाएंगे? फिर भी खुदा, मामा ने लहजे को नॉर्मल रखना चाहा, लेकिन पता नहीं क्या बात थी। अब वो आम बात भी करती थी तो लगता था रो देंगी। सुबह वो कुक से नाश्ता बनाने के लिए कहते कहते फूट फूट कर रो दी थी। अब मुझे पता चला है कि असल खुशकिस्मत कौन होता है। नाश्ते की मेज पर सर रखकर वो हिचकियां लेने लगी थी। मुझे लगता था मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हूँ। अपने सिवा मुझे हर इंसान खुशकिस्मत लगता है, जैसे कि तुम, जैसे कि घास काटने वाला, जैसा कि फूड डिलीवरी वाला। पेट्रोल पंप पर खड़ा लड़का, न्यूज़पेपर के स्टॉल पर बनी बैठी बूढ़ी औरत। काश मैं वो औरत होती जो हफ्ते में $20-22 कमाती है, अच्छे घर और खूबसूरत लिबास के ख्वाब देखती है, या जो फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगती है, या वो जो बिस्तर पर बीमार पड़ी है, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है, लेकिन जो मेरी तरह बेटी की जिंदगी के दिनों को गिनने में मसरूफ नहीं है। मेरी बेटी, मेरी खुदा, दुनिया का हर गम बड़ा है, लेकिन औलाद का गम सबसे बड़ा है। किसी को ये गम ना मिले। वो उनकी अकलौती बेटी थी। उनका अपना ताल्लुक कतर से था। शोहर पाकिस्तानी निजात अमेरिकन थे। उन दोनों के खानदान 30-40 सालों से अमेरिका में आबाद थे। उनके खानदान में तो किसी को हार्ट अटैक तक नहीं हुआ था। उनके दादा 90 साल की उम्र में हशाश बशाश फोत हुए थे। फिर उनकी औलाद, जवान औलाद हुदा। क्यों क्यों? मैं हर सूरत आपके बगैर जाना चाहती हूँ, उसने दो टोक अंदाज में कहा। वो जिद्दी थी और बुरी भी। लिविंग रूम में सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो उनकी जिंदगियों में सांस की जगह ले चुका था। बोरा बोरा। वो जिंदगी के कुछ सांस यहां लेना चाहती थी। अपने दोनों जूतों और ट्रैवलिंग बैग की तस्वीर उसने इंस्टा पर शेयर कर दी थी। एक ही तस्वीर से इंस्टा पर तूफान आ गया था, लेकिन उस तूफान ने भी बोरा बोरा आयरलैंड को वीरान ही रखा था। वो साहल के किनारे सजाए गए डिनर टेबल पर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। थोड़े से फासले पर लकड़ियों का अलाव दहक रहा था, जिसके गिर्द लड़के लड़कियों का ग्रुप मकामी सकाफत के रंग में अपने साजों के साथ रक्स कर रहा था। ये सब एहतमाम उसके लिए किया गया था। उससे कुछ पहले साहिल की पट्टी पर खुदा नाम के बड़े बड़े इंग्लिश लेटर्स आतिशगीर मवाद से जलते रहे थे। बोरा बोरा उसे खुश आमदीद कह रहा था। दूर तक फैला रात का समुंदर, उसमें झिलमिल करता रात के आसमान का चांद, रक्स करते लोग, तरन्नुम से बजते साज। दुनिया कितनी खूबसूरत थी। हर चीज वही थी, वैसी ही थी। फिर भी सुबह उसने बुलंदी से पानी में छलांग लगाई। शिफाफ समुंदर में वो आबी जानवर की तरह दूर नीचे तक चली गई। सर बाहर निकाल कर उसने नीले शफाफ समुंदर को सतह से देखा तो जाना कि समुंदर भी उसका नहीं रहा। उसकी नजर समुंदर के पानी पर काई की तरह जम गई। वो अगले ही दिन बोरा बोरा से चली गई। माँ की दी हुई मेडिसिन वो समुंदर में फेंक गई थी। उसकी फ्रेंड्स ने चुपचाप अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। उनमें से कोई भी ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो बीमार है और एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। फिर भी सब साफ जाहिर हो रहा था उसका जिस्म जिंदगी छोड़ रहा है। वो दुनिया से अपनी लाताल्लुकी दिखा रहा है। तरक्की याफ्ता दौर की तरक्की बाफ्ता लड़की थी।
उसे लगता था कि जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही उसके साथ भी हो सकता है। वो मरने वाली है, उसके पास 6-7 महीने हैं। वो वर्ल्ड टूर करेगी, पहाड़ों पर चढ़ेगी, दरियाओं और समुद्रों में नहाएगी, गाएगी, नाचेगी, पूरी तरह से एंजॉय करेगी। 7 महीने में 70 साल की जिंदगी जीकर बिस्तर पर गिरकर दम दे देगी। उसे लगता था वो ऐसा कर लेगी, उसे लगा ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मूवी किंग फू पांडा देखते हुए वो मुस्कुरा तक नहीं सकी। आइसक्रीम सिटी टोक्यो में आइसक्रीम खाते हुए उसमें एक और कप आइसक्रीम खाने की हसरत दिल तोड़ गई थी। फिर आइसक्रीम कड़वी और बदमजा भी तो थी। फ्रेंड्स की नजर बचाकर अपनी आइसक्रीम उसने डस्टबिन में फेंक दी। यूनिवर्सल स्टूडियो में रिवेंज ऑफ द ममी राइड उसे बोगस और बेकार लगा। वो खामोशी से चीखने चिल्लाने वालों को देखती रही। वो समझ नहीं सकती थी कि उनके खौफ और जोश की वजह क्या है। वो समझ नहीं सकी थी कि गाल क्यों दहकते हैं, आंखें क्यों चमकती हैं। जिंदगी के फीते पर आग लग चुकी हो तो किसी बात पर हंसी नहीं आती। शहद हो या शरीनी, हर जायका कड़वा लगता है। दुनिया की कोई जगह खूबसूरत नहीं लगती और सारी दुनिया की खूबसूरती जिंदगी के होने से है। अगर जिंदगी ही नहीं होगी तो दुनिया की रंगीनियां क्या कमाल दिखा सकेंगी। आईफल टावर की नोक के अंदर खड़े होकर सेल्फी लेते हुए उसने एक लम्हे के लिए रुककर ऊपर से नीचे की दुनिया की तरफ झांका। वो अभी 24 साल की नहीं हुई थी। एफएल की टिकट उसे हाफ देनी पड़ी थी, तो फिर मौत उसकी पूरी जिंदगी का टिकट क्यों काट रही थी। आईफल उसकी उम्र का लिहाज कर रहा था तो मौत क्यों नहीं। उसने टिकट चेकर को अपना पासपोर्ट दिखाया तो उसने सर हिलाकर उसकी टिकट हाफ चार्ज की थी। उसे हाफ टिकट लेने की आदत नहीं थी, लेकिन अब वो ये बोनस लेना चाहती थी। वो मौत के फरिश्ते को अपनी उम्र बताएगी तो क्या वो सर हिलाकर उस पर से मौत का चार्ज उठा लेगा, उसे बोनस दे देगा। नीचे की दुनिया बहुत रंगीन थी, अपनी ही मस्ती में रवां दवां थी। दरियाए सीन उसे बेगाना लगा, लेकिन हकीकत में तो वो चहलें कर रहा था। नीचे की दुनिया ऊपर के आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बहुत दूर बुलंदी पर खिड़की में एक लड़की खड़ी ये जान चुकी है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ चंद महीने बचे हैं। वो जान चुकी है कि दुनिया की सारी खूबसूरती जिंदगी के होने से है, वरना तो दुनिया बहुत बदसूरत है। दरियाए सीन गदला है, पेरिस मनहूस है। उसकी रोशनियां आंख का धोखा है, उसकी रंगीनियां ख्वाबों का मैल है। वो टीन एजर्स सर से सर जोड़कर सेल्फियां ले रहे थे। अभी वो जिंदगी को एक ही नाम से जानते थे, ख्वाब। हनीमून पर आए कपल के कह के हर आवाज में नुमाया थे। उसने नई नवेली दुल्हन की आंखों में मोहब्बत की नुमाया चमक देखी, उसके गाल चूमते उसके शोहर के अंदाज में दीवानगी। उसने गहरा सांस खींचकर मुंह फेर लिया। अभी तो उसे मोहब्बत का मजा चखना था। अभी तो लॉलीपॉप खाती एक बच्ची उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। बच्ची की हंसी उसकी हस्ती को अंगारा बना गई। शान से लीजे पर चहलकदमी करते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की थी। घुटनों तक लॉन्ग शूज और जैकेट की पॉकेट में दोनों हाथ, खुले ब्लॉन्ड बाल और चेहरे पर बेनियाजी। कुछ लोगों ने उसे पहचान कर हाथ से हाय का इशारा किया था, लेकिन वह गर्दन को अकड़ाकर नोमी कैम्बल की तरह शाहरा को रैंप समझकर वॉक करती रही। उसकी आंखें बेतासुर थीं, चेहरा भींचा हुआ था। कुछ व्लॉगर्स मिले, उन्होंने उससे बात करनी चाहिए तो उसने बेजारी से उनके कैमरों के लेंस पर हाथ रखकर उन्हें परे खिसका दिया था। उसकी फ्रेंड्स उससे कुछ दूर पीछे चल रही थी। वो रुक रुक कर कुछ तस्वीरें बना रही थी। साथ साथ चलते हुए वो अपनी फ्रेंड्स से भी जुदा हो चुकी थी। चलते चलते वो हर शय को पीछे छोड़ती चली गई, हर शय से जुदा होती गई। पेरिस से, अपने पैरों तले की जमीन से, कायनात की हर शय से। और इस वक्त वो अथाह तन्हाई से जा मिली। वो अपने कमरे से निकली तो उसके स्वीट के लाउंज में बैठे उसकी फ्रेंड्स ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? उसने शाने अचकाकर बेनियाजी से पूछा। तुमने शो के लिए ड्रेस को फॉलो नहीं किया? तीनों बेआरामी महसूस कर रही थी। वो एड़ी के बल जरा सा घूमी। क्या बुराई है इसमें? मैं हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हूँ। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो फैशन के सब रूल्स मलिया मेट कर चुकी थी। पर्पल तो उसका कलर ही नहीं था। फिर उसने पर्पल लॉन्ग गाउन पहनने की गलती क्यों की थी? उस पर ब्लैक हाफ जैकेट, रेड कॉपी क्लच, ब्लू हील और ग्रे हेड। वो नो मेकअप लुक पसंद करती थी, लेकिन इस वक्त वो मेकअप थोपे हुई थी।
اس نے شارپ ریڈ لپسٹک اپلائی کی تھی. پرپل شیڈ اس کی آنکھوں کو بوجھل کر رہا تھا. کبھی کبھی مضحکہ کا خیز بھی لگنا چاہیے. اس نے ہنس کر بے نیازی سے کہہ دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ خود کو رنگوں میں لپیٹنے سے روک نہیں سکی، جیسے پرپل اور ریڈ مل کر اس کی بلیک اینڈ وائٹ زندگی کو رنگین بنا دیں گے، جیسے موت ڈر کر بھاگ جائے گی. ریڈ کارپٹ راہداری سے گزرتے ہوئے تینوں فرینڈز نے باری باری اسے روک کر گروپ سیلفی لینا چاہی تو وہ بیزاری سے اونچی چھت کے اوپرا ہال کی طرف بڑھ گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، لیکن اچھا تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا. ان سے بہت دور نکل آنے پر چلتے چلتے وہ رک گئی. لوگوں کی چہل پہل کا شور، جوش، ولولہ انگیز آوازیں، کہکے، سرگوشیاں. اپنی ہیل پر گھوم کر اس نے سب کو دیکھا، سب کو سنا. ہر شے بدنما تھی، ہر آواز کریہ تھی. شو شروع ہو چکا تھا. اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے سر گھما کر اوپر گیلریوں کی طرف دیکھا. اگر وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی اس تلاش میں ناکام رہی تھی. بدھ کی طرح ساکت ہو کر وہ سٹیج کی طرف گھوم گئی. کون آیا، کیا گایا، کیا کہا، کیا ایکٹ کیا، کون لڑکی تھی، کون لڑکا تھا، اسے کچھ دکھائی سنائی نہیں دے رہا تھا. ہر آواز بھن بھناہٹ تھی، ہر ادا نقلی تھی، ہر شے ارزاں تھی. لیکن جب ہیروئن نے ہیرو کی موت کا ماتم منانا شروع کیا تو بت بن کر بیٹھے اس کے مجسمے میں جنبش ہوئی. ایک ضرب پڑی. اس نے سٹیج کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا. وہ دیکھ رہی تھی، وہ سن رہی تھی. سامنے سٹیج پر وہ خود کھڑی تھی. وہ اپنی ہی موت کا گیت گا رہی تھی. اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے. پھر یہ آنسو رکے نہیں، لگاتار بہتے رہے. اس نے ٹشو نکالنا چاہا تو کپکپاہٹ کی شدت نے اس کے ہاتھ سے پاؤچ گرا دیا. تھوڑا شور ہوا. اس کے پیچھے نشست پر بیٹھے چند لوگوں نے پہلو بدلا. اس نے جھک کر لباس کا کونا اٹھایا اور اپنی آنکھوں پر رگڑا. آنکھ میں لگا گہرا کاجل، آنکھ پر سجا گہرا شیڈ. اس کے گالوں پر پانی کے ساتھ کتنی ہی تصویریں بنا گیا. ساتھ بیٹھی اس کی فرینڈ نے چونک کر اسے دیکھا. باقی دو نے بھی گردن کو جھکا کر اسے دیکھنا چاہا. سورج نیچے آتا ہے تو ستارے اوپر آ جاتے ہیں، فرشتے نے کہا، لیکن اس نے سنا نہیں. ایک دم ہی اس نے اپنے گرد اتنے اندھیرے اکٹھے کر لیے کہ اسے سورج، چاند، ستارے دکھائی دینے بند ہو گئے. جھک کر اس نے اپنے جوتوں کو، اپنے پیروں کو جوتوں سے الگ کرنا شروع کیا. جسم کے اندر موجود زندگی اپنی سانس کاٹ رہی تھی تو اسے جسم پر موجود ہر چیز تکلیف دے رہی تھی. جوتوں کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. وہ ایسے اوپرا شو کے درمیان سے اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی. یہ بد اخلاقی بھی تھی اور شو کے قوانین کے خلاف ورزی بھی. انتظامیہ کا ایک آدمی جلدی سے اس کی طرف آیا، لیکن وہ اپنی نشست کی رو میں کافی آگے بڑھ چکی تھی. لوگوں کو بے آرام کرتی وہ کھسکتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی. اوپرا ہال کے سکوت نے اس کی سسکیوں کو سنا. آگے سے چند لوگوں نے گردنیں موڑ کر پیچھے اسے دیکھا. گیلری میں بیٹھے لوگوں نے گردن کو ذرا جھکا کر نیچے اس کی طرف دیکھا. سب کی نظریں اٹھی رہ گئیں. انتظامیہ کا آدمی اس کی طرف آتے آتے رک گیا. رنگوں کی تہوں میں بھیگ کر بدنما ہوتے اس کے بدصورت گال سب کو دکھائی دے رہے تھے. وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکی. ایک بوڑھے میاں بیوی کے درمیان پھنس کر کھڑی تھی. وہ سسک رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی. اس کی سسکیاں ہر سماعت سن سکتی تھی. سٹیج پر کھڑی فنکارہ ایک لمحے کے لیے رکی. اوپرا ہال میں اس کی سسکیاں گنگنا رہی تھی. وہ زندگی اور موت کا حقیقی شو پیش کر رہی تھی. وہ کیا کر رہی ہے؟ کہاں کھڑی ہے؟ اس نے ہوش میں آ کر ایک نظر آس پاس دیکھا، پھر سر اٹھا کر گیلری میں بیٹھے لوگوں کو. اس نے ہر آنکھ کو خود کو دیکھتے پایا. وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکلی، بھاگنے لگی. اوپرا ہال سے باہر، بلندی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے، ریڈ کارپٹ پر دوڑتے ہوئے، سٹیج پر ہیرو کی جدائی کے راگ الاپتی فنکارہ سے دور، سڑک پر نکل کر دریائے سین کی طرف وہ بھاگتی جا رہی تھی. وہ جتنے لوگوں کے قریب سے گزر رہی تھی وہ سب دیکھ سکتے تھے کہ وہ رو رہی ہے، ہچکیاں لے رہی ہے. اس کا ہیٹ اڑ کر گر چکا تھا. ہاتھ میں پکڑے جوتے اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے. وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی. ابھی تو زندگی شروع ہوئی تھی. وہ ختم کیسے ہو سکتی تھی؟ ابھی تو وہ صرف 22 سال کی تھی. پھر زندگی کی جوان بہاروں پر موت خزاں بن کر کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ بھاگتے بھاگتے وہ ہانپ کر گھٹنوں کے بل گر گئی
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابھی تو اولین سانسیں لی تھی، پھر وہ آخری ہچکی کیسے لے سکتی تھی؟